हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई थिंक आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। मैं ईश्वर से यही कामना करता हूँ। तो एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए, अगर दो ग्रुप है जैसे आईकेजी पीटीयू में और किसी भी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर के दो ग्रुप होते हैं, तो उसमें किसी ग्रुप में अभी बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जो है ये चल रहा होगा कहीं पे, जिनका पेपर अभी मे बी फर्स्ट वीक ऑफ मार्च या सेकेंड वीक ऑफ मार्च में होगा। जैसे आईकेजी पीटीयू कपूरथला जो है, इसका पेपर सेकेंड वीक ऑफ मार्च में स्टार्ट है, फर्स्ट ईयर का बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। और कुछ ग्रुप्स जिनके अभी मार्च से सेमेस्टर ये स्टार्ट होंगे जहाँ पे ये सब्जेक्ट चलेगा। मैं आपको जो अपने इस सब्जेक्ट में ओवरऑल जो सिलेबस आपको दिखाऊंगा, ये मैं आईकेजी पीटीयू कपूरथला का सिलेबस एज ए रेफरेंस ले रहा हूँ। बट आई विल कवर द इंटायर सिलेबस ऑफ बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए जो आता है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, सभी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर में जो कॉमन है उसका लगभग लगभग, जैसे किसी में कई और कंटेंट ऐड हो जाएंगे जो इस वाले सिलेबस में नहीं है, उन सबको भी मैं धीरे धीरे कवर करूंगा। एंड बिफोर द सेमेस्टर ऑफ एंड ऑफ द सेमेस्टर you get all these topics as per as your syllabus of IKG PTU Kapurthala, RTU Kota, BTU Bikaner, RJPU Bhopal, AKU Patna, AKTU Lucknow, GBU Noida and all other Indian technical universities जितने भी हैं, उसके आपको फर्स्ट ईयर के जो लेक्चर है वो आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का हर एक टॉपिक वाइज मेरे चैनल पे आपको अवेलेबल हो जाएगा बिफोर योर एग्जामिनेशन। सो आई विल ट्राई टू कवर द इंटायर सिलेबस बिफोर द एग्जामिनेशन हेल्ड इन द मंथ ऑफ मार्च। मार्च से पहले मैं कोशिश करूंगा कि मैं सारे टॉपिक आपके कवर कर दूं आईकेजी पीटीयू कपूरथला के, ताकि जो अभी फर्स्ट ईयर में बच्चे पढ़ रहे हैं वो अच्छे से अच्छा मार्क्स गेन कर सके और नेक्स्ट जो सेमेस्टर है उसमें वो अच्छे से अच्छा मार्क्स ले पाए। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, यू जस्ट सब्सक्राइब माई चैनल इज कंप्लीट इंजीनियरिंग सॉल्यूशन ई ऑल यूनिवर्सिटी। आपको चैनल मेरे चैनल पे आएंगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आपको जितने भी वीडियोज मेरे चैनल के हो वो आपको इजिली अवेलेबल हो जाए और आपको तुरंत मिल जाए और आप उसको इजिली एक्सेस कर सके। और बेसिक कंसेप्ट के लिए मैंने पहले भी अपने जो अदर सब्जेक्ट्स के मैंने लेक्चर्स बनाए उसमें मैंने आपको हमेशा कहा है यू रेफर द रेफरेंस बुक रिटन बाय ग्रेट स्कॉलर्स। मैंने इसमें कुछ ग्रेट राइटर्स के नाम भी दिए हैं, जो जैसे प्रोफेसर BL थेरेजा साहब है, इन्होंने काफी अच्छी लिखी हुई है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बुक, आप उसको एज ए रेफरेंस ले सकते हैं। प्रोफेसर JB गुप्ता सर है, प्रोफेसर KR नियाजी सर है, MNIT जयपुर के प्रोफेसर है ये, एंड अदर ग्रेट राइटर्स। जो आपको बुक अवेलेबल हो जाए बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की आपके लाइब्रेरी में या ओपन बुक एक्सेस पे आपको PDF डाउनलोड कर ले, उस बुक को आप रेफर कर सकते हैं। सो गाइज, टाइम को बिना वेस्ट करते हुए हम लोग सीधे आते हैं सिलेबस पे। तो जब हम सिलेबस देखते हैं आईकेजी पीटीयू कपूरथला का, इट हैव कंटेंट 4 मॉड्यूल। मॉड्यूल 1 इज DC सर्किट, मॉड्यूल 2 इज AC सर्किट, मॉड्यूल 3 इज इलेक्ट्रिकल मशीन्स एंड मॉड्यूल 4 इज अदर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, वो हम लोग आगे देखेंगे। तो जो पहला आपका मॉड्यूल है DC सर्किट, इसमें 9 आवर्स आपको दिया गया है। इट मीन्स इट विल टेक 10 to 12 लेक्चर्स जो मेरे बनेंगे इसमें। फर्स्ट है इलेक्ट्रिकल सर्किट्स एलिमेंट्स, जिसको मैं अभी इसी लेक्चर में कवर करूंगा। देन आएगा वोल्टेज एंड करंट सोर्सेज, इसका एक अलग लेक्चर आएगा। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के वोल्टेज सोर्सेज होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। कैसे वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट करते हैं, करंट को वोल्टेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो इसके जनरली 2 या 3 लेक्चर बनेंगे। देन किरचॉफ करंट लॉ एंड देयर न्यूमेरिकल एक लेक्चर में आएगा। किरचॉफ वोल्टेज लॉ और उसके न्यूमेरिकल एक लेक्चर में आएगा। एनालिसिस ऑफ सिंपल सर्किट्स विद DC एक्साइटेशन, मेश और लूप एनालिसिस हम लोग करेंगे, उसको भी देखेंगे। देन 4 आपको बेसिक DC थ्योरम्स बताए गए हैं। फर्स्ट वन इज सुपरपोजिशन थ्योरम, सेकंड वन इज थेवेनिन, थर्ड इज नॉर्टन्स। तो 3 थ्योरम आपको दिए गए हैं। जैसे अदर यूनिवर्सिटीज के सिलेबस में आप जाएंगे, जैसे RTU और BTU में, वहां पे एक और थ्योरम आएगा, दैट इज द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। कहीं पे रेसिप्रोसिटी थ्योरम ऐड कर दिया है, कहीं पे सारे थ्योरम्स जो भी DC में आते हैं, मिलमैन थ्योरम वगैरह भी वो भी दे दिया है, तो वो सारा देखेंगे। देन है टाइम डोमेन एनालिसिस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर RL एंड RC सर्किट। तो ट्रांजिएंट एनालिसिस करेंगे बाय यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन RL और RC सर्किट का। तो ये भी 3 या 4 लेक्चर लेगा विद न्यूमेरिकल्स। इसके अलावा सेकंड में जब हम लोग आते हैं तो सेकंड है AC सर्किट्स, इट विल आल्सो कंटेन 9 आवर्स। तो 9 आवर्स में जो है इसमें ज्यादा लेक्चर्स हो जाएंगे जनरली। इसमें पहला लेक्चर जो होगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिनुसाइडल वेवफॉर्म, हम लोग वेवफॉर्म बनाएंगे, अल्टरनेटिंग करंट वेवफॉर्म बनाएंगे, उसको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। उसके बाद पीक एंड RMS वैल्यू, उसका देखेंगे कि पीक वैल्यू क्या होता है, RMS वैल्यू क्या होता है। तो उसका फेजर रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, किस तरह से तीनों फेजर्स रिप्रेजेंट करते हैं, अलग अलग क्वाड्रेंट में कौन लैग करता है, कौन लीड करता है। देन रियल पावर, रिएक्टिव पावर एंड अपरेंट पावर, जो डिफरेंट टाइप्स के पावर्स हैं तीनों,
जो कि हमारे जनरली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हम लोग कैलकुलेट करते हैं, वो तीनों कैलकुलेट करेंगे विद न्यूमेरिकल। उसके बाद आता है आपका पावर फैक्टर देखेंगे। उसके बाद एनालिसिस ऑफ सिंगल फेज एसी सर्किट्स कंसिस्टिंग आरएलसी, और सारा कॉम्बिनेशन बना के हम लोग सीरीज और पैरेलल में इसका एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे कई सारे सर्किटों का। फिर रेजोनेंस है, तो रेजोनेंस में आपको यहाँ पे डिफाइन नहीं किया है कि सीरीज और पैरेलल रेजोनेंस, सो वी विल कवर बोथ द रेजोनेंस विद देयर न्यूमेरिकल रेजोनेंस का। देन थ्री फेज बैलेंस सर्किट्स और वोल्टेज एंड करंट रिलेशन इन स्टार एंड डेल्टा कनेक्शन। तो स्टार डेल्टा कनेक्शन जो है उसमें जो वोल्टेज और करंट का जो रिलेशन होगा वो भी देखेंगे। तो इट विल कवर जनरली 3 to 4 लेक्चर्स में ये हमारा कवर होगा। देन आता है आपका मॉड्यूल 3। मॉड्यूल 3 में जैसे आप देख रहे हैं 16 आवर्स दिया है और टाइटल है इलेक्ट्रिकल मशीन्स। तो इलेक्ट्रिकल मशीन्स में सबसे पहले जो मशीन्स के फंडामेंटल्स होते हैं दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स एंड दैट इज द बीएच कैरेक्टरिस्टिक्स या बीएच कर्व जिसको हम लोग जनरली कहते हैं। 12th में भी आप लोग पढ़ते आए होंगे हिस्टैरिसीस कर्व्स। आइडियल एंड प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर्स, इक्विवेलेंट सर्किट, लॉसेस इन ट्रांसफार्मर, मतलब ट्रांसफार्मर का सारा कुछ इसमें है। ऑटो ट्रांसफार्मर तक आपका दिया हुआ है एंड थ्री फेज ट्रांसफार्मर का कनेक्शन तक दिया हुआ है। तो पूरा का पूरा इंटायर सिलेबस दिस इज कॉल्ड स्टैटिक मशीन्स। तो स्टैटिक मशीन्स में जो ट्रांसफार्मर है उसके सारे टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। देन आता है आपका जनरेशन ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, कैसे जनरेट होता है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इन द केस ऑफ डीसी मशीन। कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर हम लोग देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे इस जगह पे अगर आप बात करेंगे तो आईकेजी पीटीयू कपूरथला में डीसी मशीन का कहीं जिक्र नहीं किया गया है, जबकि अदर यूनिवर्सिटीज में आप देखेंगे वहां पे कहीं पे डीसी मशीन लिया है तो इंडक्शन को छोड़ दिया है, कहीं पे डीसी और सिंक्रोनस ले लिया है बेसिक फंडामेंटल। तो इसमें जो है वो आप देखिए कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर है। सिग्निफिकेंस ऑफ टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स भी दिया हुआ है, मतलब थोड़ा सा डिटेल में जाना पड़ेगा अपने को इंडक्शन मशीन का। फिर लॉस कंपोनेंट्स और उसके एफिशिएंसी। देन स्टार्टिंग भी उसका दिया गया है, 3 टाइप के स्टार्टर्स होते हैं वो सारे हम डिस्कस करेंगे। एंड स्पीड कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मोटर भी देखेंगे कि स्पीड कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मोटर को कैसे हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है। और इसके अलावा जब हम नेक्स्ट जाएंगे इसी में तो हम क्या देखते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्किंग टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड स्पीड कंट्रोल ऑफ सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर। मींस डीसी मोटर को क्या किया है जनरली, डीसी मोटर को जनरली दो पार्ट के हम लोग डिफाइन करते हैं, एक होता है सेपरेटली एक्साइटेड और दूसरा होता है सेल्फ एक्साइटेड। तो इन्होंने सेपरेटली एक्साइटेड का बस दे दिया है और सेल्फ एक्साइटेड के जो अलग अलग टाइप्स होते हैं वो आपके सिलेबस में नहीं है, और सिंपली एक टॉपिक दे दिया है कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ सिंक्रोनस जनरेटर। तो इट्स अ टोटली थ्योरेटिकल पार्ट्स, इसके बेस पे कोई न्यूमेरिकल नहीं आएगा, डीसी के बेस पे कोई न्यूमेरिकल नहीं आएगा। मतलब अगर हम आईकेजी पीटीयू कपूरथला के सिलेबस को देखें तो न्यूमेरिकल सिर्फ और सिर्फ इस यूनिट से जो है वो इंडक्शन मशीन से ही रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आपको पूछे जाएंगे और ट्रांसफार्मर से रिलेटेड पूछे जाएंगे। थर्ड है इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस, जिसको हम लोग 7 आवर्स में डिफाइन किया यूनिवर्सिटी ने। तो अगर हम 7 आवर्स को देखेंगे तो इसमें पहला है कंपोनेंट्स ऑफ एलटी स्विच गियर्स, मतलब स्विच फिज यूनिट जो है, एमसीबी जो आपके घरों में यूज होता है, ईएलसीबी जो अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर्स है वो, एमसीसीबी, कॉन्टैक्टर्स, टाइप्स ऑफ वायर्स एंड केबल्स, अर्थिंग के कितने टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ बैटरीज, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर बैटरीज, एलिमेंट्री कैलकुलेशन फॉर एनर्जी कंजम्पशन बैटरी में कैसे होता है वो सारा, एंड पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट एंड बैटरी बैकअप। मींस पावर फैक्टर को हम लोग कैसे इंप्रूवमेंट करेंगे, क्योंकि आपको बता दूं पावर फैक्टर क्या है, आजकल जनरली घरों में भी आप लोग देखते होंगे ये कोई डिवाइस बिकती है मार्केट में जिसमें ये कहा जाता है कि आप इसको अपने प्लग में लगा लीजिए तो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल कम हो जाएगा। उसका कारण क्या है, वो एक रिएक्टिव पावर कंपोनेंट है जो कि आपके लैगिंग पावर फैक्टर जो कि आपके घर में हो रहा है ड्यू टू इंडक्टिव लोड, फ्रिज और ये जो ट्यूबलाइट्स के कारण, और जो भी इंडक्टिव लोड्स आप घर में यूज करते हैं उसके कारण, मोटर्स जो भी जितने भी आप यूज करते हैं, फैन या वॉशिंग मशीन, तो उसके कारण जो आपका रिएक्टिव पावर होता है, मतलब कॉस फाई जो होता है पावर फैक्टर, वो काफी कम हो जाता है घर में। और कई बार हमें पेनल्टी भी देनी पड़ती है कि इससे अगर हमारा पावर फैक्टर कम गया तो उसका अलग से जो अलग अलग डिफरेंस इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है वो अलग अलग पेनल्टी भी चार्ज करती है। तो उसको आपको कैसे इंप्रूव करेंगे वो भी हम लोग देखेंगे लास्ट लेक्चर में। तो ये जितने भी डिवाइस आप लोग देख रहे हैं, जैसे एसएफयू कवर 1 लेक्चर, एमसीबी का एक लेक्चर होगा, ईएलसीबी का एक लेक्चर होगा, एमसीसीबी का एक लेक्चर होगा, टाइप्स ऑफ वायर्स एंड केबल का एक लेक्चर होगा, अर्थिंग का एक लेक्चर होगा, टाइप ऑफ बैटरीज एक होगा, फिर पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट जो है इसका भी एक लेक्चर होगा। और ये जो मैं आपको यहाँ लिख के दे रहा था आप ये देख लीजिए, ये आपके लिए रामबाण है। इसमें से आप कोशिश ये करो कि मेरे लेक्चर से आप एग्जाम में अटेम्प्ट कर सकते हो, आप कंसेप्ट क्लियर कर सकते हो, बट अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है या इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के स्टूडेंट है तो आपको इनमें से कोई सा भी एक बुक जरूर परचेज कर लेना चाहिए और हमेशा आपके पास रहनी चाहिए, बिकॉज इट्स नीड टू क्लियर द ओवरऑल टेक्निकल कंसेप्ट रिगार्डिंग द बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। तो आपको इनमें से किसी एक बुक को आपको परचेज करके जरूर
रखना है। तो नेक्स्ट हम लोग जो स्टार्ट करते हैं दैट इज दी करंट बेसिक फंडामेंटल डिस्कस करेंगे, और जो हमारे सिलेबस में दिया हुआ है सर्किट एलिमेंट्स उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आरएलसी क्या है, आरएलसी से पहले हम लोग किस किस में डिफाइन कर सकते हैं एलिमेंट्स को, वो भी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। सबसे पहले जो हम लोग डिस्कस करते हैं दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। हम लोग तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रिक करंट क्या, इसको डिफाइन जब हम करेंगे तो जनरली हम लोग फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है दैट इज कॉल्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड करंट। जहां पे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात आएगी इट मींस उसमें कुछ ना कुछ करंट फ्लो हो रहा है। बट जब हम टेक्निकल डेफिनेशन की बात करेंगे, जब हमें एग्जाम में अटेम्प्ट करना है तो क्या लिखना है, तो लिखना है इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी पॉइंट ऑफ द करंट दैट विल बी I इज इक्वल टू dq अपॉन dt, वेयर q क्या है, q इज द चार्ज इन कूलम एंड t इज टाइम इन सेकेंड। तो एक चार्ज है और एक t है, मतलब किसी भी पॉइंट पे जो करंट फ्लो हो रहा है, चार्ज फ्लो हो रहा है, उसको हम लोग करंट कहेंगे। द यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। जनरली हम लोग करंट के यूनिट को एम्पियर से डिफाइन करते हैं, कैपिटल ए से, एंड इट इज इक्वल टू फ्लो ऑफ वन चार्ज कूलम थ्रू एनी सेक्शन ऑफ द सर्किट इन 1 सेकेंड। अगर एक चार्ज ऑफ कूलम 1 सेकेंड के लिए फ्लो करता है दैट विल बी इक्विवेलेंट बाय दी 1 एम्पियर, जो कि यूनिट है किसका, इलेक्ट्रिकल करंट का। इट्स ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ऑब्वियस सी बात है कि जब भी करंट का फ्लो होगा डेफिनेटली वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होगा। और जनरली इसके बीच में जो कारण होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का या फ्लो ऑफ करंट का, उसका रीजन है कि डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। जो 2 पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसी के कारण करंट का फ्लो जो है वो होगा। तो अगर हम ये देखें I की बात करें, ये HP है और ये LP है, हाई पोटेंशियल साइड है, and this is low potential side, so the current, the direction of flow of current is high potential to the lower potential। तो करंट की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगी। अगर इधर HP होता, इधर LP होता तो डायरेक्शन आपका इस साइड में होता, लेकिन अभी हमारा HP इधर है, LP इधर है, तो करंट हमेशा क्या होगा, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा। तो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हमें पता चल गया। अब हम लोग इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के बारे में बात करेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, जिसको हम लोग वोल्टेज जनरली कहते हैं, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज अगेंस्ट द फील्ड फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल V को हम लोग क्या डिफाइन करेंगे, वर्क डन इन जूल डिवाइडेड बाय चार्ज इन कूलम। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की जब हम बात करेंगे दैट विल बी दी V, एंड 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल बाय 1 कूलम। अब जूल क्या है ये आपको पहले से पता होना चाहिए, +2 से आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, और कूलम भी आपको पता है, इट्स अ यूनिट ऑफ चार्ज, इट्स अ यूनिट ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो जूल और कूलम का जो रेशियो होगा दैट विल बी इक्वल टू दी 1 वोल्ट। अब पोटेंशियल डिफरेंस की जब हम लोग बात करेंगे तो जनरली अगर हमारे पास दो इलेक्ट्रिक सोर्सेज है, जैसे मान लिया जाए हमारे पास एक यहाँ पे आप जैसे देख रहे हो कि एक मान लेते हैं हम लोग कि इस तरह से, मान लो हमारे पास एक यहाँ पे इस तरह से बैटरी सोर्स लगा हुआ है। मान लो यहाँ पे हमारे पास, मान लो हमने लिया यहाँ पे 5 वोल्ट की एक बैटरी ले ली मैंने यहाँ पे। ठीक है, ये मैंने मान लो ले लिया एक 5 वोल्ट की बैटरी। अब यहाँ से अगर हमारा बीच में एक मान लेते हैं हमारे पास एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, रेजिस्टेंस आप लोग समझते होंगे। ठीक है, अब रेजिस्टेंस लगा हुआ और यहाँ पे हमारा जो पोटेंशियल है वो हमारे पास आ रहा है कितना, हमारे पास बच रहा है ये जो हमारे पास पोटेंशियल है यहाँ पे ये बच रहा है हमारे पास 2 वोल्ट। मान लेते हैं यहाँ पे ये कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका 2 वोल्ट। तो जो हमारा पोटेंशियल ड्रॉप होगा यहाँ पे, इस वाले की अगर मैं बात करूंगा इसमें कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, तो जो डिफरेंस होगा ना बेटा इसका 5 का 2 का, यानी कि यहाँ पे कितना वोल्टेज हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है हमारा 3 वोल्ट। तो ये जो 3 वोल्ट है यही आपका पोटेंशियल डिफरेंस है इस दोनों इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के बीच में। तो जैसा मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, देखो ये एग्जांपल जो मैंने लिया हुआ है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, VA यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल हमारा बीच में हमें कितना मिल रहा है, दिस इज योर VX एंड दिस इज योर VY। अब VX इज ग्रेटर देन VY, तो मैं अगर इस डायरेक्शन में VA के देख रहा हूं तो हमारा VA इज इक्वल टू क्या होगा, VX माइनस VY।
तो ये हम इस तरह से पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं। इसका भी यूनिट जो होगा वो V होगा। अब पोटेंशियल डिफरेंस एंड फ्लो ऑफ करंट को मिला के ही जो हमारे ग्रेट साइंटिस्ट थे ओम्स, उसने एक लॉ बनाया, दैट इज कॉल्ड ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ ये कहता है, जो कि हम लोग आगे के यूनिट में डिस्कस करेंगे इसको। ओम्स लॉ ये हमेशा कहता है कि द current flowing across a conductor is directly proportional to the potential difference between these two terminals। तो जैसे हमारा यहाँ दो टर्मिनल्स है V और ये, इन दोनों के बीच और जो हमारा रेजिस्टेंस है उसके बीच, इसके प्रोपोर्शनल होगा क्या? जो हमारा करंट इसके क्रॉस फ्लो हो रहा है, एंड इनवर्जनली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस बिटवीन द रेजिस्टेंस इन द कंडक्टर। तो जो कंडक्टर हमारा यहाँ पे है, इसमें जो रेजिस्टेंस होगा उसके रेसिप्रोकल होगा करंट। तो वो सारा कुछ हम लोग आगे डिस्कस करेंगे लेटर ऑन। बट आपको यहाँ पे क्या समझना था? पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है हमारा? जनरली दो हमारे पास अगर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है तो उसके बीच में जो भी डिफरेंस होगा दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, एंड द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज V। अब हम लोग आएंगे मेन जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड सर्किट एलिमेंट्स। सर्किट एलिमेंट्स की जब हम बात करेंगे तो क्लासिफिकेशन ऑफ सर्किट एलिमेंट्स में जब हम जाएंगे तो एलिमेंट्स हमारे पास जनरली 3 या 4 5 ही है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो रेजिस्टेंस है, इंडक्टेंस है, कैपेसिटर, इंडक्टर है, कैपेसिटर है, डायोड है, ट्रांजिस्टर है। अगर ओवरऑल देखोगे तो इसी को हम लोग अलग अलग एलिमेंट्स के टर्म्स में डिफाइन करेंगे, क्योंकि कई बार आपसे इस टर्म्स में वाइवा में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब तब आप अनआंसर ना हो, इसीलिए मैं आपको एक एक पॉइंट डिस्कस करूंगा। तो पहला क्या अपना? पहला है एक्टिव एलिमेंट। तो what is the active element? Active element which provide the energy to the circuit are called active element like cell and batteries। Means active element वो है जो किसी को एनर्जी देता है, that is called electrical energy। यानी अगर एक घर में मैं फादर हूँ, मेरी एक डॉटर है, मैं कुछ अर्न कर रहा हूँ और मेरी जो डॉटर है वो शॉपिंग कर रही है, तो मैं ये कहूँगा कि मैं वहाँ पे क्या हूँ? मैं एज एन एक्टिव एलिमेंट हूँ जो कि एनर्जी दे रहा हूँ। तो इसी तरह से अगर मैं इलेक्ट्रिकल सिस्टम में बात करूं तो वहां पे दो हमारे सोर्स होंगे, सेल और बैटरी। जनरली करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स जो होते हैं, दीज आर दी एक्टिव एलिमेंट्स। अगर वो एनर्जी दे रहे हैं, द फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऑफ करंट इज पॉजिटिव टू निगेटिव जा रहा है, तो वो क्या होगा? डोनर होगा। तो डोनर के केस में वो क्या कहलाएगा? एक्टिव एलिमेंट। सिमिलरली पैसिव एलिमेंट्स क्या कहता है? दोज एलिमेंट विच आइदर ट्रांसफॉर्म और स्टोर द एनर्जी आर कॉल्ड पैसिव एलिमेंट्स। मीन्स जो एनर्जी को स्टोर करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? अब आप एक सीधा एग्जांपल देखिए, आप सबके घर में एक इन्वर्टर लगा हो, क्लियर है? तो इन्वर्टर में जो बैटरी होती है वो दोनों तरह का काम करती है। व्हेन इट विल चार्ज्ड बाय इलेक्ट्रिक सिस्टम, जब आपके घर में लाइट होती है उस टाइम जब वो चार्ज होता है, उस टाइम वो पैसिव एलिमेंट की तरह बिहेव करता है, करंट उसमें इन कर रहा है। बट जब लाइट चली जाती है तो सडनली इट विल वर्क एज एन एक्टिव एलिमेंट, बैटरी, जो कि हमें सप्लाई वापस देने लगती है इन द टर्म्स ऑफ एसी बाय यूजिंग इन्वर्टर। तो आप देखिए एक ही बैटरी दो तरह का काम कर रही है। तो आप कभी कंफ्यूज मत होना, आपसे कभी पूछा जाए, कई बार कंफ्यूजिंग क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बैटरी क्या है, एक्टिव एलिमेंट है कि पैसिव एलिमेंट है। तो यू कैन डिफाइन दीज थिंग्स आर क्लियरली। when battery is in charging mode, it is work as an passive element. when battery is work as to donor, like इन्वर्टर के केस में बैटरी को अगर मैं यूज कर रहा हूं, बैटरी अगर सप्लाई दे रही है तो उस केस में ये एक्टिव एलिमेंट कहलाएगी। देन आपका नेक्स्ट आता है बायलेटरल एलिमेंट। तो बायलेटरल एलिमेंट क्या है? दोज एलिमेंट्स which have similar characteristics in forward and reverse direction of current like resistor। मीन्स अगर मैं इसके दोनों टर्मिनल से कहीं पे भी किसी भी तरह का सप्लाई दूं तो वो सेम बिहेव करे, दैट इज कॉल्ड बायलेटरल एलिमेंट्स। अब यूनिलेटरल एलिमेंट्स क्या है? दोज एलिमेंट्स विच हैव डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर फॉरवर्ड एंड रिवर्स डायरेक्शन ऑफ करंट लाइक डायोड एंड ट्रांजिस्टर। अब डायोड का क्या होता है? डायोड में दो टर्मिनल होते हैं, एनोड एंड कैथोड। अगर एनोड को हम मोर पॉजिटिव रखेंगे तभी वो फॉरवर्ड बाइस में जाएगा। अगर मैं एनोड को निगेटिव सप्लाई दे दूंगा कैथोड के रेस्पेक्ट में, तो वो हमारा जो है वो डायरेक्शन, उसमें फ्लो ऑफ करंट नहीं होगा। ठीक है, वो एक ब्रेक हो जाएगा कुछ देर तक वियर करेगा, उसका बैलेंसिंग ब्रेकडाउन उसमें हो जाएगा। उसी तरह से ट्रांजिस्टर जो है वो भी यूनिलेटरल एलिमेंट्स है। अब लीनियर एलिमेंट्स की बात करेंगे हम लोग।
लीनियर एलिमेंट्स क्या होता है? दोज एलिमेंट्स विच हैव लीनियर रिलेशन बिटवीन आउटपुट एंड इनपुट इज कॉल्ड लीनियर एलिमेंट। रेजिस्टेंस हैव लीनियर वीआई कैरेक्टरिस्टिक, मतलब अगर मैं वोल्टेज और करंट का कैरेक्टरिस्टिक्स देखूं तो जैसे जैसे मैं वोल्टेज दूंगा उसका करंट जो है इसी तरह से राइज करेगा। तो अगर वो लाइन लीनियर है, वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स अगर लीनियर है तो वो कहलाएगा लीनियर एलिमेंट। अगर स्ट्रेट लाइन जा रही है तो वो किस केस में जाते हैं? जनरली सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिस्टर के केस। अब अगर नॉन लीनियर एलिमेंट की मैं बात करूं तो दोज एलिमेंट्स विच डू नॉट हैव लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन आउटपुट एंड इनपुट इज कॉल्ड लीनियर एलिमेंट्स लाइक डायोड एंड ट्रांजिस्टर। सिमिलरली बायलेटरल और यूनिलेटरल की तरह ही लीनियर और नॉन लीनियर भी होते हैं। क्लियर? अब लम्प्ड एलिमेंट्स है दो, जो हमारे पास तीन जो एलिमेंट है, रेजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर, बोथ आर in the terms of lumped element also and distributed element also. तो lumped किस केस में होता है वो देखते हैं। when the system components are connected in a space and they can be assumed to be concentrated at a point, then the components are called lumped elements. अगर मैं उस सारे चीज को एक पॉइंट पे क्रिएट कर दूं, इसी पॉइंट पे आके ये सारा कुछ हो रहा है, कितना भी स्पेस हो, बट मैं एक पॉइंट डिनोट कर दूं कि यहीं पे 5 ओम है या यहीं पे 5 हेनरी है या यहीं पे 5 फेराड है, देन मैं उसको क्या कहूंगा? It will work as a lumped element. But दूसरा भी इस केस में होता है, रेजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर डिस्ट्रीब्यूटेड टर्म्स में भी होते हैं। वो कैसे होते हैं देखो। when the system components are distributed in a space and they cannot be assumed to be concentrated at a point, then the components are called distributed element. Resistance, inductance and capacitance of an electrical transmission line are distributed. Means जब आप इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइन की बात करेंगे तो उसमें जनरली तीन टाइप के ट्रांसमिशन होते हैं, शॉर्ट लाइन ट्रांसमिशन, मीडियम लाइन ट्रांसमिशन एंड लॉन्ग लाइन ट्रांसमिशन। तो लॉन्ग लेंथ के केस में और मीडियम लेंथ के केस में हम रेजिस्टेंस को एक ही पॉइंट पे डिनोट नहीं कर सकते, ये डिस्ट्रीब्यूटेडली हम लोग सारा कुछ लेते हैं, उसके डिस्टेंस के साथ साथ हम उसकी वैल्यू अलग अलग जगह पे अलग अलग रखते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटेड किस केस में होगा? ट्रांसमिशन लाइन केस में, स्पेशली जब इलेक्ट्रिकल के बच्चे थर्ड और फिफ्थ सेम में जाएंगे, थर्ड ईयर में, फोर्थ या फिफ्थ सेम में, तब वहां पे वो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पढ़ेंगे, जहां उनको पूरा का पूरा समझाया जाएगा कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट्स क्या होते हैं। जनरली बोथ आर द सेम एलिमेंट्स, बट अगर मैं उसको रुक रुक के, जैसे मान लो हमारे पास 5 रुपए, 5 को मैंने अलग अलग जगह पे एक एक रुपए करके रखा हुआ है सीधे लाइन में, है तो वो 5 ही रुपए, बट वो डिस्ट्रीब्यूटेड है कहाँ पे? 5 पॉइंट पे। एक रुपए कहीं रखा है, दूसरा रुपए कहीं रखा है, तीसरा रुपए कहीं रखा है, चौथा रुपए कहीं रखा है, पांचवा रुपए कहीं। हो सकता है ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो या नॉन इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। लेकिन अगर मेरे पास 5 सिक्के और पांचों सिक्के को मैंने एक पे एक चढ़ा के एक ही पॉइंट पे रख दिया है, दैट इज कॉल्ड लम्प्ड एलिमेंट। तो वो लम्प्ड एलिमेंट कहलाएगा। आप सिंपली समझिए कि अगर आपके 5 कॉइन है और पांचों कॉइन को आपने एक पे एक चढ़ा के एक ही पॉइंट पे रख दिया है, दैट इज कॉल्ड लम्प्ड। और अगर उसी 5 को आपने अलग अलग डिस्टेंस पे रख दिया है 5 एक लाइन में, तो दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड कॉइन। क्लियर? आपको समझ में आ गया डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट। तो ये होता है लम्प्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड। सो दीज आर द एलिमेंट्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सर्किट एलिमेंट्स जो RLC है उनके प्रॉपर्टी, उनका सीरीज कनेक्शन कैसे होगा, उनका पैरेलल कनेक्शन कैसे होगा, वो सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। उसके बाद हम लोग जाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स में। तो नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें मैं डिस्कस करूंगा न्यूमेरिकल सारे के रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटेंस के सीरीज कनेक्शन कैसा होगा और पैरेलल कनेक्शन कैसा होगा इन द टर्म्स ऑफ DC। सो गाइज, विश यू ऑल द बेस्ट। लेट्स बिगिन द बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। और एक माइंड में जो फेडअप है कि BEE बहुत टफ होता है, उसको मैं बहुत सिंप्लीफाई वे में, आप नोट्स भी बनाते जाइए मेरे स्लाइड से, बहुत सिंपल है, आप इजिली नोट्स बना सकते हैं टॉपिक बाय टॉपिक, और आपको एक एक टॉपिक में बिफोर योर एग्जामिनेशन मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा। सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक बटन जरूर दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट है या फर्स्ट ईयर के हैं स्टूडेंट, तो इस वाले वीडियो के प्लेलिस्ट को जरूर अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करें। और एज एन इंजीनियर मैं आप लोगों को यही कहूंगा, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आप फैकल्टी मेंबर है और मेरे चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज शेयर द वीडियो विद योर students as well as your colleague. So thank you guys, wish you all the best.